जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यानी हम लोग आज स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में। यानी अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। और इसके अंतर्गत आप लोग एक लाइन लिख लेंगे पहले कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या लिखेंगे भाई कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ में आया। अब हम लोग इस ऊर्जा का फार्मूला प्राप्त करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे कि भाई कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये निकाल लें कि कितना कार्य करना पड़ेगा तो वही कार्य क्या हो जाएगा, आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यानी वही ऊर्जा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग इस बात को समझेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि आप किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से कहां लेकर आएंगे, क्षेत्र के भीतर। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे तो किस प्रकार लेकर आएंगे। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आते हैं जिसमें द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P होता है उसका दिशा किधर हो, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो। यानी जिस वैद्युत क्षेत्र में आप लेकर आ रहे हैं उस क्षेत्र की दिशा जिस दिशा में है उसी दिशा में वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की भी दिशा होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का दिशा किधर होता है, तो द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इस ऋण आवेश से धन आवेश की ओर P की दिशा होती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसी वैद्युत क्षेत्र में आपको अनंत से इधर से आप लेकर आ रहे हैं, तो जब यहाँ से आप वैद्युत द्विध्रुव को ले जाएंगे तो वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा इधर है तो P का भी दिशा इधर ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस द्विध्रुव का ऋण आवेश आगे होगा और धन आवेश जो होगा वो क्या होगा भाई, पीछे होगा। यानी धन आवेश ऋण आवेश धन आगे होगा, ऋण आवेश क्या होगा भाई, आगे होगा, और धन आवेश पीछे होगा, और ऐसे करके जाएगा इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर। बात समझ में आया। यही कहा गया है कि इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को लाएंगे कि उसका आघूर्ण P जो है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है, अब आप बात को समझिएगा कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक धन आवेश है। धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश है तो उस पर बल किधर लगता है, क्षेत्र की दिशा में। यानी इस धन आवेश पर बल किधर लगेगा, इधर की ओर, क्षेत्र की दिशा में। और इस ऋण आवेश पर, ऋण आवेश में, ऋण आवेश अगर कोई वैद्युत क्षेत्र के भीतर है तो उस पर बल किधर लगता है, तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस पर बल लगेगा इधर की ओर, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जब इस द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाया जाएगा तो ऋण आवेश पर हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऋण आवेश पर कार्य कौन करेगा,
यह वैद्युत क्षेत्र करेगा, यानी इस ऋण आवेश को यह क्षेत्र स्वतः खींच के इसके अंदर लाएगा। हमें उसको लाने में, इसको लाने में, ऋण आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इस धन आवेश को ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है भाई, तो जब ये प्रतिकर्षित करेगा तो हमें इसी धन आवेश को लाने के लिए इस पर लगने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी धन आवेश को लाने के लिए हमें खुद कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और ऋण आवेश को लाने के लिए हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऋण आवेश को लाने के लिए कौन कार्य करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। ठीक है, और जो कार्य वैद्युत क्षेत्र करेगा उस कार्य को ऋणात्मक कार्य हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने तो किया नहीं, वो काम कौन कर रहा है, वो कार्य तो हमें खुद प्राप्त हो रहा है। तो जो कार्य हमें खुद प्राप्त होगा वो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और जो कार्य किसी बाह्यकर्ता द्वारा करना पड़ेगा, हमारे द्वारा करना पड़ेगा, वह धनात्मक कार्य होगा। यानी इसको लाने में जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा, और इसको लाने में किया गया कार्य क्या होगा भाई, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अब बात को समझिएगा कि जब यहाँ अनंत से इस दोनों द्विध्रुव के साथ ये दोनों आवेश क्षेत्र के भीतर आ रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो है यह ऋण आवेश जो है वह द्विध्रुव की जितनी लंबाई है, कितना लंबाई द्विध्रुव का मानते हैं हम लोग, 2l, तो इतनी दूरी ये ऋण आवेश एक्स्ट्रा चलेगा क्षेत्र के भीतर। ठीक है, यानी ये अतिरिक्त दूरी चलेगा, ऋण आवेश अतिरिक्त दूरी चलेगा, कितना, 2l। ठीक है, तो जब ये अतिरिक्त दूरी चलेगा तो इसके द्वारा की जो इसको करने में जो कार्य प्राप्त होगा वह भी अतिरिक्त होगा। ठीक है, और वह कार्य कितना होगा भाई, तो वह कार्य होगा W बराबर बल गुणे विस्थापन। कितना अतिरिक्त दूरी चल रहा है, तो जितना अतिरिक्त दूरी चलेगा वही आपका अतिरिक्त दूरी और लगने वाला बल। और इस बल का मान कितना होगा, दोनों का मान बराबर होगा भाई। बल का मान कितना होगा, बल का मान होगा Q इंटू ई। ठीक है, इस बल का मान कितना होगा, Q इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से कार्य जो प्राप्त होगा F के जगह हम लोग रख देंगे Q इंटू ई और गुणे 2l। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भाई, 2ql इंटू ई। ठीक है, इसको और इसको एक साथ कर लिए हैं, 2ql। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, q गुणे 2l गुणे ई। और ये जो q गुणे 2l है इसे द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इसे p से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे p, तो ये हो जाएगा pe। लेकिन एक चीज़ मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यह जो किया गया कार्य है ये हमारे द्वारा किया गया कार्य नहीं है, इस पर किया गया कार्य क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है, तो ये कार्य ऋणात्मक होगा। यानी हम लोग इसको निगेटिव साइन से लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस p, इसके जगह पे हम लोग p लिख दिए और ये क्या हो गया भाई, e, माइनस pe। यानी इतना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, कौन करेगा, माइनस में आया है, इसका मतलब क्षेत्र द्वारा इतना कार्य अतिरिक्त किया गया कार्य है। ठीक है, और यही कार्य इस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है भाई, संचित हो जाती है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे कि यही कार्य जो है द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा U0 के रूप में संचित हो जाती है, U0 के रूप में संचित हो जाती है, U0 या U0 कह सकते हैं इसे,
के रूप में संचित हो जाती है। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर -PE। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसको थीटा कोण घुमा दिया जाए, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो कितना कार्य और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग भाषा लिखेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा भाई, W बराबर PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। ये पिछले वीडियो में हम लोग व्यंजक प्राप्त किए। ठीक है, यानी अब यहाँ से हम लोग कहेंगे, फिर लाइन चेंज करके लिख लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण की स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में, यानी पहले इसको हम लेकर आए क्षेत्र के भीतर, ठीक है, और अब लाकर इसको घुमा दिए, तो अब इस थीटा कोण के स्थिति में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U थीटा बराबर U0 प्लस W, यानी U0 मतलब लाने में किया गया कार्य और W मतलब प्लस घुमाने में किया गया कार्य, यानी टोटल कितना हो जाएगा। तो ये आपका है -PE प्लस W का मान है आपका PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे भाई, U थीटा बराबर -PE प्लस PE का गुणा 1 में होगा तो PE हो जाएगा, और PE का गुणा cos थीटा में होगा तो ये साइन माइनस है तो -PE cos थीटा। आप देखेंगे कि ये प्लस में PE है और ये माइनस में PE है। ठीक है, तो प्लस PE में से -PE घट जाएगा तो बचेगा क्या, U थीटा बराबर -PE cos थीटा। ठीक है भाई, तो ये आपका व्यंजक होगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, उसका ये व्यंजक है। कितना ऊर्जा होगा अगर थीटा कोण पर है तो -PE cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप थीटा के भिन्न भिन्न स्थिति के लिए भिन्न भिन्न मान निकाल सकते हैं। अगर थीटा बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा आपका -PE जो कि यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अगर 90 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई, cos 90 का मान 0 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। आप उस तरह से भी सोच लीजिए भाई कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से लाएं, ठीक है, हम लोग तो ऐसे लेकर आए हैं, ठीक है, और जब ऐसे लेकर आइएगा तो हमने शुरू में आपको क्या बताया भाई, अगर ऐसे लेके आ रहे हैं तो भाई माइनस वाला जो आवेश है E2L एक्स्ट्रा दूरी चल रहा है, जिसके कारण हमें कार्य कितना प्राप्त हो रहा है, बल गुणे एक्स्ट्रा दूरी, और ये किसके द्वारा कार्य होगा, क्षेत्र द्वारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन ले लिए हैं माइनस। लेकिन जब इसी द्विध्रुव को ऐसे लेकर आएंगे तो भाई साहब थोड़ा यहाँ आप देखिए कौन एक्स्ट्रा दूरी चलेगा, कोई एक्स्ट्रा दूरी नहीं चलेगा, और जब कोई एक्स्ट्रा दूरी नहीं चलेगा तो जितना हम धन आवेश को ले जाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, उतना ही ऋण आवेश को क्षेत्र द्वारा लाने में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, या कार्य प्राप्त होगा, तो जितना प्लस में कार्य होगा उतना ही माइनस में होगा, कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है भाई, और अगर थीटा बराबर 180 का मतलब क्या होगा भाई कि इसको सीधे घुमा दीजिए, इसे धन आवेश आगे कर दीजिए। ठीक है, तो जब थीटा बराबर 180 होगा तो यहाँ पे cos
180 अंश का मान होगा कितना, काश 180 अंश का मान होता -1, यानी ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ज़रा आप ये सोचिए कि अगर आप यहाँ पे धन आवेश को आगे करके अगर लेकर आते तो उस समय क्या होता भाई, तब यहाँ पे आप कार्य वाला फार्मूला अगर लगा के प्राप्त करना चाहते तब भी प्राप्त कर लेते। तब अगर प्लस क्यू आवेश आगे होता तो इसको लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता, हमारे द्वारा जो कार्य करना पड़ता वो कैसा होता, प्लस में होता। और कितना होता, F/2L, लेकिन ये प्लस में होता क्योंकि ये कार्य किसी बाह्य, इसको लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो किसी बाह्यकर्ता द्वारा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस में साइन लेते हैं और ये प्लस में कार्य आता है। अगर यहाँ पे हम लोग भी 180 अंश रख देंगे तब भी वही मान आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप किसी भी तरह से इसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे -PE है, ठीक है, आप देखेंगे एक बार कितना मिल रहा है भाई, U0। ठीक है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं U0, यानी जब इस तरह से हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है, या फिर ये कहेंगे कि द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वो क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बना रहा है, उस समय कितना होगा, -PE। ठीक है, और U 90 अंश तो कितना होगा, 0 अंश। कितना होगा भाई, 0। कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 0। और जब U 180 होगा तो ये होगा प्लस में PE। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कार्य सबसे अधिक है और ये कार्य सबसे कम है। तो इस स्थिति में जब द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा सबसे कम है तो उस स्थिति को कहते हैं द्विध्रुव की अस्थायी स्थिति। ठीक है, जिसकी ऊर्जा कम होती है वह अस्थायी स्थिति में होता है और जिसकी ऊर्जा बढ़ जाती है वो क्या हो जाता है, अस्थायी स्थिति में चला जाता है। यहाँ पे ऊर्जा सबसे अधिक है तो इस स्थिति में जब द्विध्रुव होगा तो वो किस स्थिति में होगा, अस्थायी स्थिति में होगा। ये बात आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास कम पैसा है, कम धन है, यानी वो कम शक्तिशाली है, तो वो अपने अस्थायी स्थिति में है, ज़्यादा उपद्रव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाए, उसकी शक्ति थोड़ा बढ़ जाए, तो क्या करने लगता है, ज़्यादा उपद्रव मचाने लगता है। ठीक है भाई, तो ये आपका मेन ऊर्जा का फार्मूला है। ठीक है, और इसे आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं और इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, सवाल लगाने के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, करना क्या है भाई, हेडिंग डाल देना है, जो डेफिनीशन इसका 2 लाइन बताएं वो लिख देना, ये फिगर। ठीक है, फिगर बना के और उसके नीचे 1 लाइन में लिख देंगे कि अनंत से द्विध्रुव को लाने में -Q आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर 2L दूरी एक्स्ट्रा तय करता है, जिसके कारण क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह डैश देके उसके बाद यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ बताए ही हैं क्या क्या लिखकर ये लिख देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार से ये 3rd चैप्टर जो है ये भी आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल जो हैं उसको उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और कुछ अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तरी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।